78 वर्ग किलोमीटर का जंगल और केवल 35 रेड पांडा, और उस पे ऐसा मौसम। आज एक और अंतिम प्रयास। कल की तरह आज फिर से मैं सिंगालीला के जंगल में रेड पांडा को ढूंढने जा रहा हूँ, जो पश्चिम बंगाल में हिमालय के ऊंचे पहाड़ों पे है। लेकिन असंभव से लगने वाले इस खोज पे जाने से पहले नेपाल में पड़ने वाले इस मोनेस्ट्री में प्रार्थना करते हुए जाना है। कल ये बादलों के अंदर चला गया था, लेकिन आज का मौसम एकदम साफ है। और इसी साफ मौसम का लाभ उठाते हुए हमें आज कहीं भी बिना रुके जल्द से जल्द सिंगालीला के जंगल में पहुंचना है। सिंगालीला के जंगल तक जाने की ये यात्रा बहुत सुंदर है और आपका यहाँ हर थोड़ी देर पे रुकने का मन करेगा। लेकिन पल पल में बदलने वाले यहाँ के मौसम का कोई ठिकाना नहीं है, जो मुझे कल यहाँ देखने को मिला था। इसीलिए आज हमें जल्दी से जंगल में जाना है, ताकि वहां हम अधिक समय रेड पांडा को ढूंढने में लगा सके। वैसे तो यहाँ बारिश का मौसम जून से सितंबर तक का होता है, जब सिंगालीला का पार्क भी बंद होता है। लेकिन हिमालय के इन ऊंचे पहाड़ों पे कभी भी आंधी के साथ ओले भी पड़ सकते हैं, विशेष रूप से दोपहर के बाद। और आज खुले मौसम में कुछ ऐसा भी दिखने की संभावना है, जो मैं यहाँ रेड पांडा के अलावा भी देखना चाहता था। वैसे तो आज भी आसमान में बादल लगे हैं, लेकिन आज दूर हिमालय की कुछ ऊंची चोटियों को देखा जा सकता है। ये है कंचनजंगा पर्वतमाला, जो विश्व की तीसरी सबसे ऊंची और आज के समय भारत की सबसे ऊंची पर्वत शिखर है। कंचनजंगा भारत और नेपाल दोनों देशों में स्थित है, जिसमें इसकी 5 मुख्य चोटियों में से 3 शिखर सीधे भारत के सिक्किम राज्य और नेपाल के सीमा पे स्थित हैं। नेपाल में कंचनजंगा माउंट एवरेस्ट के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, और यही भारत की आज के समय आधिकारिक रूप से सबसे ऊंची चोटी है। वैसे तो माउंट एवरेस्ट के बाद दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची और भारत की सबसे ऊंची चोटी माउंट केटू है, जो कंचनजंगा से भी ऊंची है। लेकिन वर्तमान में माउंट केटू पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है, जिसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान ने चीन को भी सौंप दिया है।
आज के समय भले ही आधिकारिक तौर पे कंचनजंगा को ही भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि जब भी मैं अगली बार यहाँ आऊँ तो ये भारत की फिर से आधिकारिक तौर पे भी दूसरी सबसे ऊंची चोटी बन जाए। कंचनजंगा को देखने का सबसे अच्छा समय मॉनसून के बाद यानी अक्टूबर और नवंबर महीने का होता है, जब साफ आसमान के कारण न केवल कंचनजंगा बल्कि माउंट एवरेस्ट को भी यहाँ से देखा जा सकता है। कंचनजंगा की तरह सिंगालीला तक जाने वाले ये पहाड़ भी भारत और नेपाल में बॉर्डर की तरह काम करते हैं। जहाँ ये सड़क और इसके दाईं ओर का भाग भारत का है, वहीं सड़क के बाईं ओर का भाग नेपाल का, जिसमें नेपाल की कई छोटी बस्तियां भी आती हैं। और जैसे यहाँ एक ही पहाड़ दोनों देशों के लिए बॉर्डर का काम करता है, वैसे ही यहाँ के पहाड़ पे फैले जंगल दोनों देशों में हैं, जिसमें रेड पांडा मिलते हैं। बस भारत में पड़ने वाले जंगल का नाम सिंगालीला है। और सुबह से लगभग 1 घंटे चलने के बाद अब आ गया है सिंगालीला का जंगल। सुबह का समय रेड पांडा के अधिक सक्रिय होने का समय होता है, जब वो खाने के लिए पेड़ों पे इधर उधर घूमता है। और ऐसे में हमें जंगल के उस भाग तक जल्द से जल्द पहुंचना है जहां उनके दिखने की संभावना थोड़ी अधिक है। कल यहाँ मुझे लगा था कि ऐसे ही चलते हुए पेड़ों पे रेड पांडा देखने को मिल सकता है, लेकिन कल यहाँ पूरा दिन भटकने के बाद मुझे समझ आ गया कि ऐसा होना बहुत दुर्लभ है। कल हम जंगल के ठीक इसी भाग में रेड पांडा को ढूंढ रहे थे, लेकिन आज हम यहाँ से भी ऊपर जा रहे हैं। आज हम 10,000 फीट की ऊंचाई पे जा रहे हैं, जिसके लिए अब यहाँ से ऊपर की चढ़ाई एकदम सीधी ऊपर की ओर है, जहाँ केवल 4x4 गाड़ियाँ ही जा सकती हैं। आज मैं रेड पांडा को ढूंढने के लिए यहाँ कुछ स्थानीय लोगों की सहायता भी ले रहा हूँ, जो यहाँ के जंगल को अच्छे से समझते हैं। बताया जा रहा है अंदर कहीं जंगल में आज सुबह एक रेड पांडा को देखा गया है। लेकिन अब देखना है मेरे वहां पहुंचने तक क्या वो रेड पांडा वहीं रुका रहता है या नहीं। रेड पांडा अपना अधिकतर समय पेड़ों के ऊपरी शाखाओं या घने बांस की झाड़ियों में बिताते हैं, और ऐसे स्थान पर पहुंचना आसान नहीं है। लेकिन इतने बड़े जंगल में लगभग 35 बचे रेड पांडा को देखने के लिए ये तो करना ही होगा। और फिर अचानक से एक पेड़ पे मुझे कुछ लाल रंग का देखने को मिल ही गया। यही है वो दुर्लभ जानवर जिसे मैं देखने इतनी दूर इस जंगल में आया था। जैसा बताया जाता है कि 78 वर्ग किलोमीटर में फैले इस जंगल में लगभग 35 रेड पांडा ही हैं, और मेरे लिए इसे यहाँ देखना सौभाग्य की बात है। अभी तो ये अपना पेट भर के आराम कर रहा है, और अब इसके उठने के बाद ही इसे ठीक से देख पाना संभव होगा। मैंने कई बार जानवरों को देखने के लिए घंटों जंगल में बिताया है,
लेकिन आज तक कभी भी जंगल में किसी जानवर को देखने के लिए इस प्रकार की मेहनत नहीं करनी पड़ी। लेकिन अगर देखने के लिए सामने कोई इतना सुंदर और दुर्लभ जानवर हो तो सारी मेहनत सफल हो जाती है। नाम सुनने में भले ही एक जैसा लगे, लेकिन रेड पांडा चीन में पाए जाने वाले बड़े पांडा से अलग होते हैं। हालांकि दोनों के नाम में पांडा है और दोनों बांस खाते हैं, लेकिन वैज्ञानिक रूप से उनमें बहुत अंतर है। पांडा शब्द नेपाली शब्द पोन्या से आया है, जिसका अर्थ है बांस खाने वाला। रेड पांडा अपने स्वयं के अनूठे परिवार एलुरिडे का आज धरती पर बचा एकमात्र जीवित सदस्य है। जहां रेड पांडा रकून, नेवले और स्कंक जैसे जानवरों से अधिक निकट है, वहीं चीन में पाए जाने वाले विशालकाय पांडा भालू परिवार का हिस्सा है। रेड पांडा को इसके रंग के चलते फायर फॉक्स भी कहा जाता है, लेकिन ये लोमड़ी नहीं है। मुझे तो ये सामने से देखने पे एक बड़ी सी बिल्ली जैसा लग रहा है, जिसकी पूंछ थोड़ी अधिक मोटी है। वैसे ना केवल मुझे, बल्कि पुराने समय में इन्हें लाल बिल्ली भालू या भालू बिल्ली भी कहा जाता था, क्योंकि आकार के अलावा इसकी कुछ ऐसी विशेषता भी है जो बिल्लियों से मिलती है। बिल्लियों की तरह ये भी अपने पंजे को थोड़ा अंदर खींच सकते हैं, जो इन्हें पेड़ पे चढ़ने में मदद करता है। रेड पांडा अपने चेहरे की सफाई ठीक बिल्लियों की तरह अपने पंजे चाट कर करते हैं, और बिल्लियों की ही तरह रेड पांडा भी अकेला रहना पसंद करता है और केवल प्रजनन के समय ही दूसरों से मिलता है। एक दिलचस्प बात यह है कि रेड पांडा की खोज जायंट पांडा से 50 साल पहले हुई थी, और इसे ही असली पांडा माना जाता है, जिसके नाम पे चीन में पाए जाने वाले पांडा का नाम रखा गया है। रेड पांडा भारत का मूल निवासी है, जिसकी खोज भी भारत में ही हुई थी, लेकिन ये केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है। रेड पांडा सिक्किम राज्य का राज पशु है और अपनी कम संख्या के चलते ये भारत में संरक्षित श्रेणी में है। आज इनकी संख्या भारत में लगभग 5 से 6 हजार ही है। अगर इन्हें बचाया नहीं गया तो इनके विलुप्त होने का गंभीर खतरा है। पिछले 20 सालों में इनकी आबादी में लगभग 40 से 50% की गिरावट आई है, जिसका कारण जंगल के कटने से लेके धरती का तापमान बढ़ने के कारण ठंडे स्थान का समाप्त होना है। लेकिन इन्हें बचाने के लिए दार्जिलिंग स्थित चिड़ियाघर में इनका सफलतापूर्वक प्रजनन कराया जा रहा है और सिंगलीला के इसी जंगल में छोड़ा भी जा रहा है। और बहुत देर तक इसे देखने के बाद हमें इसे अब अकेला छोड़ के यहां से जाना ही होगा। सिंगलीला के जंगल में आके किसी रेड पांडा को देखना एक उपलब्धि से कम नहीं है, लेकिन अगर आपको बिना मेहनत किए इस दुर्लभ जानवर को देखना है तो दार्जिलिंग स्थित चिड़ियाघर में आप इन्हें बहुत पास से देख सकते हैं। और आज भी वापस जाते जाते फिर से मौसम खराब हो गया। आशा करता हूं
कि आपको मेरा रेड पांडा को सिंगालीला के जंगल में ढूंढने का ये प्रयास अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं भारत के जंगलों में जाके ऐसे ही अलग अलग जानवरों को ढूंढूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। सिंगालीला के जंगल में रेड पांडा को ढूंढने का मेरा ये मिशन तो सफल हो गया। अब आप मुझे कमेंट में बताइए कि मुझे और कौन से जंगल में जाना चाहिए।